देखिए 11th क्लास के केमिस्ट्री का अगला वीडियो प्रारंभ कर रहे हैं। इसमें आपका टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। बच्चों, विगत वीडियो में हम लोगों ने ये देखा था कि डाल्टन के परमाणु से कैसे पता लगाया गया कि परमाणु अविभाज्य न होकर विभाज्य है। इसके अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कण पाए जाते हैं। इसके लिए हमने बताया था थॉमसन एक्सपेरिमेंट, गोल्डस्टीन एक्सपेरिमेंट, चैडविक एक्सपेरिमेंट। थॉमसन से इलेक्ट्रॉन की खोज की पुष्टि हुई, गोल्डस्टीन प्रयोग से प्रोटॉन और चैडविक से न्यूट्रॉन की पुष्टि हुई। और आज हमें ये देखना है इसका अगला पड़ाव कि रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट करके कैसे न्यूक्लियस का पता लगाया। यानी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की पोजीशन केंद्र में होती है, नाभिक में होती है, और इलेक्ट्रॉन भिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। तो इसके लिए यानी रदरफोर्ड ने एक प्रयोग किया जिसे कहते हैं रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, स्वर्ण पन्नी का प्रयोग। स्वर्ण पन्नी के लिए रदरफोर्ड ने क्या किया कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस एक लेड बॉक्स के अंदर रखा। आप जानते हैं कि जो रेडियो एक्टिव पदार्थ ऐसे पदार्थ हैं जिनके नाभिक से स्वतः ही अल्फा, बीटा, गामा रेज निकलती रहती हैं। तो इनको संरक्षित या सुरक्षित रखने के लिए इसको लेड बॉक्स में रखते हैं। तो उन्होंने पहले क्या किया कि लेड बॉक्स में रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को रखा और उससे निकलने वाले अल्फा कण को लेड प्लेट से होते हुए पास किया। और इसके सामने एक ऐसी स्क्रीन है, ऐसा पर्दा है जो कोटेड विद जिंक सल्फाइड, इस पर जिंक सल्फाइड की परत लगाई गई। तो इसमें आप देख रहे हैं कि तीर के द्वारा अगर हम लेड प्लेट से होके पास कराते हैं तो या गोल्ड फॉयल से पास कराते हैं तो तमाम पार्टिकल्स जो हैं, अल्फा पार्टिकल्स की चमक भिन्न भिन्न स्थानों पर प्राप्त होती है। अगर इस स्थान पे स्वर्ण पन्नी का प्रयोग नहीं करते हैं तो अल्फा पार्टिकल सीधे जाकर केवल एक ही स्थान पर चमक उत्पन्न करता है। तो इस प्रयोग से निम्नलिखित प्रायोगिक निष्कर्ष निकाले। कौन? रदरफोर्ड ने। आप देख रहे हैं यहाँ पर 1, 2, 3, 4 करके ऐसे 11 जो दिखाए गए। ये अल्फा पार्टिकल का बीम है, इंसिडेंट बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल। इसको गोल्ड फॉयल से प्रकीर्णित किया गया था। आप यहाँ पर आपको ये बता दें कि इसके लिए स्वर्ण पन्नी का प्रयोग इसलिए रदरफोर्ड ने किया कि आप जानते हैं कि स्वर्ण का नाभिक बहुत भारी होता है, या स्वर्ण एक भारी पदार्थ है। और दूसरी चीज, इसको पीट कर बहुत पतला किया जा सकता है। तो इसके लिए इन्होंने स्वर्ण पन्नी का प्रयोग किया, गोल्ड फॉयल लिया। तो इससे इन्होंने एक निष्कर्ष ये निकाला, जैसे देखिए यहाँ पे जो 1 और 2 जो अल्फा पार्टिकल या अल्फा की किरणें हैं, ये आप देख रहे हैं बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती हैं। 1, 2। इसके बाद आता है 3 और 4 जो इंसिडेंट अल्फा पार्टिकल्स रेज हैं, 3 और 4। तो ये अपने मूल पथ से 90 डिग्री से कम पे विचलित होती है। 90 ऐसे सीधे होगा तो इतने कोण पे जा रहे हैं। कौन कौन? 3 और 4। ये 90 से कम कोण पर विचलित होती है। और यहाँ पर जो 5 है ये 90 से अधिक, यानी अधिक कोण, अपनी दिशा से अधिक कोण बनाते हुए विचलित होती है। इसके बाद 6 जो है अपने प्रतिकर्षित होकर अपने मूल पथ पर अर्थात 180 डिग्री से वापस हो जाती है। और इसके बाद 7 नंबर का जो पार्टिकल है वो भी अधिक कोण पर विचलित होता है। 8 और 9 दोनों लेस देन 90, यानी 90 डिग्री से कम पे विक्षेपित होते हैं। और पुनः 10 और 11 बिना विचलित हुए सीधे निकल जाते हैं। तो इसमें ये देखा गया कि पहला नंबर क्या है
कि जो सीधे जाने वाले कण हैं, बिना विचलित हुए सीधे निकल जाते हैं, उन अल्फा पार्टिकल्स, उन अल्फा कणों की संख्या 90% होती है। यानी अधिकांश ऐसे अल्फा कण हैं जो सीधे ही अपने पथ से गुजर जाते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है कुछ ऐसे कण हैं, इन कणों की संख्या कम होगी, 90% तो बिना विचलित हुए निकले। अब शेष जो बचे उसमें से कुछ ऐसे कण हैं जो 90 डिग्री से कम कोण पे विक्षेपित होते हैं, 90 डिग्री से कम कोण पर डिफ्लेक्ट होते हैं। और इसके बाद उससे भी जो कम है, अधिक कोण पे विचलित होते हैं, अधिक कोण पे विचलित होते हैं। और 8000, प्रत्येक 8000 अल्फा कणों में से एक अल्फा कण ऐसा होता है जो कि 180 डिग्री के कोण पर विचलित होता है, 180 डिग्री के कोण पर विचलित होता है। फिर से एक बार ध्यान देना है कि 90%, यानी जो उस पे पार्टिकल का बम्बार्डमेंट कराया गया अल्फा पार्टिकल्स का, उसमें से 90% अल्फा कण ऐसे हैं जो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाते हैं। उसके बाद शेष में से कुछ ऐसे हैं जो न्यून कोण यानी 90 डिग्री से कम कोण पे विचलित होते हैं, जिसमें आपको देखना है 3 और 4 ऐसे हैं जो 90 से कम पे विक्षेपित होते हैं। और उसमें से भी जो बचे हैं कुछ, वो अधिक कोण पर विचलित होते हैं। केवल 8000 में से एक कण ऐसा होता है जो प्रतिकर्षित होकर अपने मूल पथ पर वापस लौट आता है। ये तो इसके प्रायोगिक निष्कर्ष। अब इस आधार पे उन्होंने निष्कर्ष निकाला, रदरफोर्ड ने क्या निष्कर्ष निकाला? चूंकि अधिकांश कण यानी 90% कण परमाणु से होकर सीधे गुजर जाते हैं, जिससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है, परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है, अल्फा पार्टिकल का विरोध करने वाला कोई नहीं है। दूसरी चीज ये पाया गया, परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है, कुछ ही कण ऐसे हैं जो भिन्न कोणों पे विचलित होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो परमाणु का धनावेशित भाग है या परमाणु का भार है, परमाणु के अंदर कुछ थोड़ा सा ही स्थान ऐसा है जहां पर धनावेशित कण पाए जाते हैं। और तीसरी चीज, 8000 कणों में से कुछ कण ऐसे हैं, 8000 कण में से एक कण ऐसा है जो नाभिक जो कि 180 अंश के कोण पे विचलित होते हैं। इसका मतलब यह है कि परमाणु के केंद्र में धनावेश एवं परमाणु का समस्त भार बिल्कुल सूक्ष्म स्थान पे केंद्रित होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। और यहाँ पर एक ग्राफ बना हुआ है n और थीटा के बीच। n प्रकीर्णित परमाणुओं की संख्या है और थीटा उनका विचलन कोण है। आप ग्राफ से देख रहे हैं कि जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ रहा है, n का मान कम हो रहा है और 0 डिग्री पर अधिक है। इसका मतलब कि परमाणु से अल्फा कण, नाभिक से अल्फा कण जैसे जैसे दूर हो जा रहे हैं, उनका प्रकीर्णन कम होता जा रहा है। यानी यहाँ पर कूलाम नियम के अनुसार n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/sin4θ/2 कूलाम के नियम का पालन हो रहा है। तो इन प्रायोगिक प्रेक्षणों के आधार पर, प्रायोगिक परिणामों के आधार पर रदरफोर्ड ने एक मॉडल का, परमाणु का एक मॉडल दिया, जिसको हम कहते हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। इसके मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या है? तो ये है कि इसमें परमाणु के बाहर, परमाणु एक गोलाकार भाग होता है जिसके केंद्र में धनावेश एवं परमाणु का अधिकांश भाग
भार जो है, परमाणु का लगभग समस्त भार स्थित होता है, इसे हम नाभिक कहते हैं। और परमाणु विद्युत उदासीन होता है, अर्थात जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। और प्रोटॉन न्यूट्रॉन केंद्रक, यानी जो परमाणु के केंद्र में सूक्ष्म स्थान है, यहाँ पर इसका समस्त भार स्थित होता है, इसे केंद्रक या नाभिक कहते हैं। परमाणु विद्युत उदासीन है, अर्थात प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर है। यहाँ नाभिक का आकार 10⁻⁻6 नैनोमीटर तथा परमाणु का आकार लगभग 10⁻⁻1 नैनोमीटर होता है। 10⁻⁻1 नैनोमीटर होता है। और इस रदरफोर्ड के इस मॉडल को सौर मॉडल कहते हैं, क्योंकि ये मॉडल ठीक उसी तरह है जैसे हमारा सौर सिस्टम, यानी सौर ग्रह है। जैसे हमारे सोलर सिस्टम में क्या है कि सूर्य के चारों ओर भिन्न भिन्न कक्षाओं में ग्रह परिक्रमा करते हैं, ठीक उसी तरह से सूर्य के स्थान पर यहाँ नाभिक मान लिया जाए और इसके चारों ओर भिन्न भिन्न कक्षाओं में परिक्रमा करने वाले इलेक्ट्रॉन को ग्रह मान लिया जाए, तो इस तरह के मॉडल, इस तरह का मॉडल सौर मंडल की तरह है, इसलिए इसको हम सोलर मॉडल भी कह सकते हैं। तो बच्चों, ये रदरफोर्ड का मॉडल है, इसके दोष हम कल बताएंगे और इसको यहाँ तक आप लोग देखिए।